हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। क्या इंडिया कॉमनवेल्थ का नया लीडर बनने वाला है? एक्चुअली कॉमनवेल्थ का कोई ऑफिशियल लीडर नहीं है, मगर चोगम समिट जो इस वक्त ब्रिटेन में चल रहा है, 2018 का चोगम समिट, इस समिट के दौरान काफ़ी बार ये बात उठाई जा रही है कि इंडिया को एक ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। और यहाँ पे हम जानेंगे इसका रीज़न क्या है, ब्रिटेन क्यों चाहता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ को लीड करे और यहाँ पर इंडिया के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ को भी समझेंगे, बेसिकली ये है क्या और किस तरीके से फंक्शन करता है और कॉमनवेल्थ में रहने के फ़ायदे क्या है। तो बहुत कुछ जानने को है, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कवर। लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, क्लैट, डीएसएसबी। आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com। यहाँ पे अपना कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको यहाँ पे, फ्री क्विज, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है studiiq.com पे। अब देखो, चोगम समिट में क्या हुआ उसको एनालाइज करने से पहले ये जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ बेसिकली है क्या। रिसेंटली आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स वहाँ पे जीते, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का ही पार्ट है, उसी के अंडर होते हैं। अभी जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, ये समझ लो क्या है। अब आपको पता है कि देखो, ब्रिटेन की एक टाइम पे बहुत सारी कॉलोनीज थी। ये कनाडा, बहुत सारी यहाँ पे यूएस में भी कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी। फ्लोरिडा भी एक कॉलोनी थी। फिर उसके अलावा ब्रिटिश गिनी, बहुत सारी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और सूडान, इजिप्ट, कुछ यहाँ पे अरबिक कंट्रीज़ भी थी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये कंट्रीज़ आपको दिख रही है, ये तो थी ही। एक टाइम पे इन सब कंट्रीज़ को आज़ादी मिली, तो ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पर ये सोचा कि जब इन कंट्रीज़ को आज़ादी मिल रही है तो क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जहाँ पर ये सब कंट्रीज़ मिलकर एक कुछ सर्टन इश्यूज़ पर बात कर सकती है। तो वहीं पर जन्म हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। ऑफ कोर्स उस वक्त ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्यों बनाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ क्या होगा, क्या यहाँ पर कुछ हम इकोनॉमिक ट्रीटीज़ करेंगे, कुछ डील्स होगी यहाँ पे, उसके बारे में ज़रा बातें क्लियर नहीं की गई। उस समय बेसिकली ये एक ग्रुप था उन कंट्रीज़ का जो एक टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि जो सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे अरबिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ओमान है और यूएई भी है। ये भी एक टाइम पे ब्रिटेन की प्रोटेक्टोरेट थी, उनके अंडर थी, मगर इन्होंने चूज़ किया कि वो कॉमनवेल्थ नहीं ज्वाइन करेंगे। स्वाभिमान का इशू था, या उनको लगा कि कुछ पॉइंट नहीं है जब यहाँ पे कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, कोई खास एक यहाँ पे इकट्ठा होने का रीज़न नहीं है, तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन क्यों करें। अब देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास भी ऑप्शन थी कि वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करे या ना करे। यहाँ पे उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करेगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर इस पर प्रोटेस्ट हुए। सारी पार्टीज़, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, उन सब पार्टीज़ ने ऑपोजिशन करी कि ये आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि देखो, किसी भी कंट्री को पसंद नहीं है कि वो किसी के अंडर हो, ठीक है, किसी के रूल के अंडर हो। ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश रूल था इंडिया का, उसकी बहुत सारी कड़वी यादें भी थी। बहुत सारे मैसेकर हुए, जलियांवाला बाग कांड हुआ, हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया गया। उसके अलावा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे क्या क्या हुआ। तो वो सब जो कड़वी यादें थी, लोग उससे दूर जाना चाहते थे। और जब इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बनता, तो सीधी सी बात है, एक तरीके से आप उसी ग्रुप में वापस जा रहे हो और एक तरीके से उसी हिस्ट्री को रिविजिट कर रहे हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में इस निर्णय के खिलाफ थे। मगर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉमनवेल्थ को ऐसे देखा कि देखो, यहाँ पर बेसिकली इंडिया इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है और बहुत सारी कंट्रीज से जो अपनी एंगेजमेंट है वो इम्प्रूव कर सकता है। और आने वाले टाइम में क्या पता कॉमनवेल्थ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप बन के भी उभरे। तो ये नेहरू जी का आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन था। और उस वक्त इन्होंने, जो प्राइड होती है, एक अभिमान होता है एक आदमी का, उसको पीछे रखते हुए लॉन्ग टर्म सोचा लॉजिकली। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ कि यूएसए कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों नहीं है। ब्रिटेन के अंडर तो ये भी था, इनकी कुछ कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर, तो ये क्यों नहीं है। देखो, पहली बात तो आप देख सकते हैं, पूरा जो यूएसए है ये ब्रिटेन के अंडर नहीं था, सिर्फ कुछ जो एरिया था वो ही था। फिर आज के टाइम में जो ये सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में मर्ज हो रखी हैं, जुड़ी हुई है यूएसए फ्लैग के अंडर। तो सीधी सी बात है, जब कुछ स्टेट्स कॉलोनीज थी तो इनका ज्वाइन करना कॉमनवेल्थ काफ़ी अजीब है। फिर यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताई दी है बात
कि कंट्रीज़ के सामने ऑप्शन थी कि वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करे या ना करे, वो लीव भी कर सकते थे। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया, मगर इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में से क्वेश्चन भी आ सकता है। लंदन डिक्लेरेशन के अंडर, ठीक है, लंदन डिक्लेरेशन साइन किया गया था 1949 में, और उसके बाद 1950 में जब इंडिया एक रिपब्लिक बना तो इंडिया एक मेंबर बन गया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, ऑफ कोर्स एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो 1950 से लेकर आज हम आ गए हैं 2018 में। इंडिया आज भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है, पाकिस्तान भी है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बन के उभरेगा, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, ये ज़्यादा फ़ायदा दे नहीं पाया। बेसिकली आज के टाइम में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ग्रुप है जो चैरिटी करता है या एजुकेशन को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वो भी इतने बड़े स्केल पे नहीं करता कि जिसको आप कह सको कि ये जैसे यूएन के प्रोग्राम चलते हैं वैसे कर रहा है। आज के टाइम में एज ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सिर्फ 53 नेशंस मेंबर हैं, और इसमें से ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मेंबर इंडिया ही है, आधे ज़्यादा आबादी इंडिया की ही है यहाँ पे, और इसी वजह से आज के टाइम में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप भी है। ऑफ कोर्स इनके गेम्स होते हैं हर 4 सालों में, तो वहाँ पे एथलीट्स को अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिलता है। उस सब के अलावा कॉमनवेल्थ आज के टाइम में अपना वजूद ढूंढने के लिए काफ़ी आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है, और अभी जो रिसेंटली चोगम समिट हुआ है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की रेलेवेंस क्या है आज के टाइम में। खैर अभी भी वहाँ पर जानने से पहले, वो पॉइंट कवर करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कॉमनवेल्थ के बारे में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, जब कॉमनवेल्थ को बनाया गया था उस वक्त तो सिर्फ जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी वही इसकी मेंबर बनी थी, मगर आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कुछ और ऐसे कंट्रीज़ भी आ गई हैं इस ग्रुप में जिनका कभी भी ब्रिटिश एम्पायर से कुछ वास्ता नहीं था। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। एक है मोज़म्बिक, ये पुर्तगाली कॉलोनी थी, पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, और इसका कोई वास्ता नहीं है ब्रिटिश एम्पायर से, इसको भी कॉमनवेल्थ में हमने इंडक्ट कर दिया। फिर है रवांडा, ये 2009 में कॉमनवेल्थ का पार्ट बन गई, इसका भी कहीं से ब्रिटिश एम्पायर से कोई वास्ता नहीं था। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि कॉमनवेल्थ आज के टाइम में अपनी रेलेवेंस को बचाने के लिए नॉन ब्रिटिश कॉलोनीज़ को भी मेंबर बना रहा है ताकि बस कंट्रीज़ का नंबर बढ़ता रहे। तो खैर उसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हेड कौन है। देखो, जो क्वीन है इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ इस वक्त जो है वो हेड है कॉमनवेल्थ की, और वो अटेंड करती है हर 2 साल में होने वाली कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। अभी जो मीटिंग चल रही है इस वक्त इंग्लैंड में, चोगम समिट, वो यही है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसमें क्या होता है, हर 2 साल में मीटिंग होती है, और जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस के हेड हैं वो इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, वेन्यू बदलते रहते हैं, और वहाँ पर वो बातचीत करते हैं, और अगेन वो किस बारे में बात करते हैं, क्या वो ये बात करते हैं कोई डील करेंगे वगैरह नहीं, ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो इसी बारे में होती है, किस तरीके से हम दुनिया को बेहतर बना सकें, किस तरीके से और चैरिटी कर सकें, किस तरीके से कहीं पे कोई प्रोग्राम चलाना है एजुकेशन पे, गर्ल चाइल्ड पर, तो यहाँ पर इस पर फोकस होता है। जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त कॉमनवेल्थ ऑफ ये गवर्नमेंट मीटिंग की, ये हैं पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, और चेयर इन ऑफिस है यहाँ पे जोसेफ मस्कट। देखो, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो चोगम समिट है 2 साल में एक बार होने वाला, ये इस बार हो रहा है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इससे पहले 2015 में हुआ था माल्टा में, उससे पहले हुआ था श्रीलंका कोलंबो में। इंडिया ने इतिहास में सिर्फ एक बार चोगम समिट को होस्ट किया है, वो है 1983 न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था चोगम समिट। उस वक्त इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। अब देखो, पिछले 10 साल में इंडिया ने चोगम समिट को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की आज के टाइम में वैल्यू क्या है। मोदी जी पिछले कई सालों में पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो इस चोगम समिट को विजिट करेंगे। 10 सालों में, एक्चुअली इन अ डेकेड, पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो एक चोगम समिट को विजिट कर रहे हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2009 में पोर्ट ऑफ स्पेन में इस चोगम समिट को अटेंड किया था, और इससे उसके बाद जो 2011 में हुआ था वो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम वो हो रहा था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, 2011 वाला चोगम समिट। ये इंडिया ने बॉयकॉट इसलिए किया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त इंडिया को यूरेनियम बेचने से मना कर दिया था। पहले कहा था कि हम आपको बेचेंगे, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था और कहा था कि नहीं बेचेंगे। बाद में ऑफ कोर्स एक फिर से यू टर्न लिया था और कहा था कि ठीक है, हम आपको ये यूरेनियम जो है बेचेंगे। तो इसलिए इंडिया ने बहुत ही आसानी से इस पूरे समिट को ही बॉयकॉट कर दिया। फिर 2013 वाला जो समिट था जो कोलंबो श्रीलंका में हुआ था,
इंडिया ने उसको भी बॉयकॉट किया, वहाँ पर भी इंडिया नहीं गया, क्योंकि उस वक्त क्या था कि श्रीलंका की आर्मी ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए थे। श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर एलटीटी का इशू था वहाँ पर। बहुत ही लंबे समय से श्रीलंकन आर्मी एलटीटी से लड़ रही थी, तो फाइनली जब एलटीटी हारा तो श्रीलंकन आर्मी ने बहुत ही अग्रेसिवली क्रैकडाउन किया उन लोगों पर जो एलटीटी को समर्थन दे रहे थे। तो उस दौरान बहुत सारे इनोसेंट तमिलियंस जो श्रीलंका में रह रहे थे उन पर भी काफ़ी अत्याचार हुआ, तो उसके अगेंस्ट इंडिया खड़ा हुआ था और इसीलिए इंडिया ने कोलंबो जो समिट था चोगम का, उसको भी अटेंड नहीं किया। फिर 2015 में भी मोदी जी यहाँ पर नहीं गए। 2015 में सुषमा स्वराज जी गई थी यहाँ पे, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कितने लंबे समय तक इंडिया के लिए कितना कम इम्पॉर्टेंट रहा है। तो फाइनली बहुत सालों बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर चोगम समिट में है। ये थेरेसा मे है यूके की प्राइम मिनिस्टर, और ये प्रिंस चार्ल्स हैं यहाँ पे, यूके की रॉयल फैमिली के पार्ट हैं। यूके की रॉयल फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। बेसिकली उनको डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाता है एज सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़ के इनसे भी आप मिलिए, ये हमारे राजा थे एक टाइम पे। तो अभी के लिए देखो इंडिया का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया ने चोगम समिट को फाइनली अटेंड क्यों किया है। इसके बहुत सारे रीज़न है। देखो पहली बात तो क्या है कि यूके ने यहाँ पर इंडिया को काफ़ी प्रिविलेज दी है। इंडिया को कहा है कि इंडिया यहाँ पे बायलैटरल भी कर सकता है थेरेसा मे के साथ, और काफ़ी ट्रेड डील्स पर भी बात होगी। ऐसा नहीं हुआ कि बस आप एक इकट्ठा हो जाइए, एक विजिट होगी, यहाँ पर कुछ ट्रेड डील्स के बारे में बात होगी, मगर सिर्फ इंडिया के लिए ये खास बात है। क्योंकि आप देखोगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री आज के टाइम में इंडिया ही है। IMF ये कहता है कि ब्रिटेन की जो GDP है 2017 के हिसाब से वो 2.56 ट्रिलियन US डॉलर्स है नॉमिनल के हिसाब से ऑफ कोर्स, और इंडिया की 2.43 ट्रिलियन है। और इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है 7% से भी ज़्यादा की स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम बहुत ही जल्दी यूके को भी पीछे छोड़ देंगे और यूके से बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और ये होना ही है, ये इनेविटेबल है। तो यूके भी ये बात जानता है, और यूके के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंस ब्रेग्जिट हो चुका है या भी कुछ उसका प्रोसेस है वो होना बाकी है, और यूके ऑलमोस्ट बाहर जा ही चुका है यूरोपियन यूनियन से। तो उनको काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट है बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील्स करना जहाँ पर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके। फिर दूसरी बात ये भी है कि यूके रेलेवेंट रहना चाहता है। अब ये शब्द पे ध्यान देना, रेलेवेंट मतलब कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंस हो। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंस अब ब्रिटेन की कॉलोनीज जा चुकी है तो ब्रिटेन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने लिखी थी 1960s में, और आज 2018 में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक रियलिटी भी हो रही है। ब्रिटेन की आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार घटती जा रही है, और अगर आज के टाइम में ब्रिटेन को अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखनी है तो उनके सामने एक बहुत अच्छा रास्ता ये है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज़िंदा रखा जाए और वहाँ पर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आज भी 53 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में अगर वो जान डालते हैं, इसको रिजुवनेट करते हैं, इसको और इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ पर जो मीटिंग्स होती है उनका कुछ मीनिंग रखते हैं, तो ब्रिटेन का वर्ल्ड स्टेज पर कुछ एक जो रेलेवेंस है वो बढ़ाने का एम्बिशन पूरा हो सकता है। ऑफ कोर्स ये इसका बस एक कदम होगा, इन लार्जर गेम इनको और भी बहुत कुछ करना होगा। क्योंकि क्या है कि पहले जब ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट थे तो इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। आज के टाइम में ब्रिटेन बस एक आइलैंड कंट्री रह गया है नॉर्दर्न यूरोप में, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही। तो खैर ये तो है ब्रिटेन की रेलेवेंस। तो देखो इंडिया यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ को रिजुवनेट क्यों करना चाहता है, चोगम समिट को इंडिया ने विजिट क्यों किया, और इंडिया के लिए यूके इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो पहली बात तो इंडिया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है यूके में, इंडियन कंपनीज बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स हैं यूके में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है यूके का। और यहाँ पे हमको ये भी समझना होगा कि सिंस यूके अब ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से निकलने वाला है, तो पहले क्या होता था जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ब्रिटेन, तो अगर आपको ब्रिटेन से कोई डील करनी है तो मतलब आपको यूरोपियन यूनियन से डील करनी होगी। अब क्या है कि जैसे ही ऑफिशियली ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलता है तो ब्रिटेन की सारी जो पुरानी डील्स थी चाइना के साथ, यूएस के साथ, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ के साथ जो पुरानी डील्स थी इनको फिर से लिखा जाएगा, फिर से ये डील्स होंगी। तो इंडिया के साथ भी सारी नई डील्स यूके करेगा। तो उन डील्स में इंडिया ये चाहता है कि इंडियन कंपनीज़ को एक ज़्यादा अच्छा ऑफर मिले, इंडियन कंपनीज़ को ज़्यादा एक्सपोजर मिले ब्रिटिश मार्केट का, और ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा हो उससे। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बदले में इंडिया क्या करने को तैयार है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो ग्रुप है वहाँ पर उसको इम्पोर्टेंस देने को तैयार है। क्योंकि अगर इंडिया चोगम की समिट को अटेंड करता है, इंडिया कॉमनवेल्थ में एक्टिव रहता है, तो अपने आप
कॉमनवेल्थ की जो रेलेवेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होगी। तो ये इस वक्त एक बार्गेन है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो यहाँ पे 52 कंट्रीज़ हैं जो यूएन की मेंबर है। मतलब कि कल को यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास करना है, कुछ भी करना है, तो ये जो 52 वोट्स हैं, इंडिया इनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कॉमनवेल्थ में रहने से ये वोट हमारी तरफ हो जाएंगे, मगर सिंस इंडिया कॉमनवेल्थ में है, ये 52 कंट्रीज़ भी हैं, तो इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पर, जहाँ पे इनके लीडर से इंडिया एंगेज कर सकता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है कि जो 52 कंट्रीज़ हैं ये इंडिया का ज़रा समर्थन करना स्टार्ट कर दे ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम में। क्योंकि क्या कि इसके अलावा जो बाकी जो ग्रुप्स हैं G20 और बाकी जो मतलब सार्क और बिम्स्टेक के अलावा जो भी आप ग्रुप देखोगे जहाँ पे इंडिया एक पार्ट है, जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, वहाँ पर ज़्यादा जो डोमिनेंस रहती है वो चाइना, USA, रशिया की रहती है। इंडिया जैसी मिडिल पावर कंट्रीज़ वहाँ पे ज़रा कुछ कर नहीं पाती है। मगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो इसलिए इंडिया अभी भी लॉन्ग टर्म में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में काफ़ी पोटेंशियल देखता है। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इंडिया आज भी कॉमनवेल्थ की जो भी चैरिटी की उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी अच्छा काम करने के प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिया उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर बन के उभरता है। इंडिया चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ बजट्स का और प्रोग्राम्स का, और सबसे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स भेजता है इंडिया कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन में। और बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कॉमनवेल्थ के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एड्स के अगेंस्ट और भी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट, वहाँ पे इंडिया अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन इंडिया कर सकता है वो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चोगम समिट के दौरान हालांकि ये डील्स वगैरह होती थी नहीं, मगर सिंस इंडिया का यहाँ पे फोकस इकोनॉमी पे काफ़ी है, तो इंडिया के लिए यहाँ पर करीब 1 बिलियन पाउंड्स की एक डील भी हुई है। और ये डील्स वगैरह आपको काफ़ी दिखेंगी क्योंकि पुरानी डील्स काफ़ी सारी स्क्रैप होंगी यूके के साथ, तो नई डील्स हमको काफ़ी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन मैं कहूँगा न्यूजीलैंड, वो चाहती है कि इंडिया नया लीडर बन के उभरे कॉमनवेल्थ का। ऑफिशियल लीडर तो कोई नहीं होगा, पर बेसिकली इंडिया अपनी एंगेजमेंट कॉमनवेल्थ में बढ़ाए ताकि दुनिया भर में बाकी जो और लीडर्स हैं वहाँ तक भी कॉमनवेल्थ का एक नाम पहुँचे और एक पता लगे कि एक ग्रुप है जहाँ पर ब्रिटेन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो ब्रिटेन अपने स्वार्थ के लिए इंडिया को एक नया लीडर बनाना चाहता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, उसमें इंडिया का भी काफ़ी बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को देखना है कि क्या इंडिया नया लीडर बनना चाहेगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, और लॉन्ग टर्म में क्या इंडिया चोगम समिट्स को अटेंड करना चाहेगा आगे, या फिर पहले की तरह इंडिया डिसकंटिन्यू करेगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कॉमनवेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डिसीजन लिया था 1950s में, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में। और या दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।